10th लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। और आज के लेक्चर में हम लोग ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट कर ली है। आज के इस लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो ग्रुप 16 एलिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हेडिंग लगा लेंगे ग्रुप 16। ऐसे ग्रुप 16 करके हेडिंग लगा लो एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। चलो स्टार्ट करें। यस। सो देखिए ग्रुप 16 में कौन कौन आएगा बेटा? ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, सेलेनियम आएगा, टेल्यूरियम आएगा और पोलोनियम आएगा। तो ये एलिमेंट्स हैं जो हमें ग्रुप 16 में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, सल्फर आएगा, सेलेनियम आएगा, टेल्यूरियम आएगा और पोलोनियम आएगा। तो ये सारे हमें एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दिस इज समटाइम्स नोन एज अ ग्रुप ऑफ चाल्कोजेंस। इनको हम ग्रुप ऑफ चाल्कोजेंस भी बोल सकते हैं, इनका नाम है। द नेम इज derived from the Greek word for brass and points to the association of sulfur and its congens, ठीक है, congeners with copper. Most copper mineral contain either oxygen, जो मोस्ट ऑफ द कॉपर मिनरल है उनमें ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है, इसी की बात ऊपर भी की है। एंड फ्रिक्वेंटली द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए पहले इस वाले इंट्रोडक्शन वाले पैरा में जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम आ रहा है और इनको हम चाल्कोजेंस बोलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ग्रुप 16 की अकरेंस की। तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन द अर्थ। जितने भी एलिमेंट होते हैं अर्थ पर उसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6% बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, 46.6% बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो 46.6% और बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है। अब देखिए ड्राई एयर के अंदर लगभग 21% होता है ऑक्सीजन। ड्राई एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होता है बाई वॉल्यूम, ठीक है। ये सब आप जानते हो, मैं बस एक बार फटाफट बोल दे रहा हूँ। However, the abundance of sulfur in अर्थ क्रस्ट इज ओनली। अब सल्फर की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में बहुत मामूली सी मात्रा में सल्फर पाया जाता है, दैट इज़ 0.03 से लेके 0.1% के बीच में अर्थ क्रस्ट का इतना पोर्शन सिर्फ हमें सल्फर देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझे? अब यहाँ पर कंबाइंड सल्फर की बात करें, कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरीली एज सल्फेट्स, सल्फेट्स के फॉर्म में होगा, सच एज जिप्सम। जिप्सम के अंदर सल्फेट के फॉर्म में सल्फर, तो जो भी सल्फेट्स हैं उसमें भी सल्फर मौजूद है, ठीक है। तो कंबाइंड फॉर्म में सल्फर जो एग्जिस्ट करता है वो प्राइमरीली सल्फेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला ये है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना, CaSO4.2H2O। फिर एप्सम सॉल्ट, इसका भी फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है MgSO4.7H2O, ठीक है। बेराइट BaSO4 एंड सल्फाइड सच एज गैलेना। गैलेना PbS के अंदर सल्फर है कंबाइंड फॉर्म में। जिंक ब्लेंड ZnS, मेटलर्जी में आपने ये सब ओर्स पढ़े होंगे। कॉपर पायराइट CuFeS2। ट्रेसेस ऑफ सल्फर अकर एज हाइड्रोजन सल्फाइड इन वॉल्केनोज। तो कुछ हमें अंश सल्फर के हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में दिख जाएंगे। H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड वॉल्केनोज में, ठीक है। तो यहाँ पर अकरेंस की बात कर रहा है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ और आप एक बार सुन लो, ठीक है। चलिए ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एग्स, एग्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर गार्लिक, ओनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वुल कंटेन सल्फर। तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, जैसे अंडे हो गए, प्रोटीन हो गया, है ना, प्रोटीन्स हो गए, गार्लिक हो गया, ओनियन हो गया, मस्टर्ड, हेयर एंड वुल कंटेन सल्फर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बातें कर लेते हैं कुछ सेलेनियम और टेल्यूरियम की। सेलेनियम और टेल्यूरियम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सेलेनियम एंड टेल्यूरियम आर ऑल्सो फाउंड एज मेटल सेलेनाइट्स, ठीक है। तो सेलेनियम और टेल्यूरियम कहाँ पाया जा रहा है? मेटल सेलेनाइट्स के फॉर्म में पाया जा रहा है। एंड टेल्यूराइड्स, मेटल टेल्यूराइड और मेटल सेलेनाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं।
ठीक है, नीचे पाए जाते हैं ना बेटा, तो इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा थोड़ा। मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पर बढ़ता है, यू नो दैट ना, नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसीलिए मेटल सेलेनाइट्स और मेटल टेलुराइट्स में पाए जाते हैं इन सल्फाइड ओर्स। ठीक है, चलिए। पोलोनियम अकर्स इन नेचर एज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल। तो रेडियो एक्टिव का डिके प्रोडक्ट है, थोरियम और यूरेनियम मिनरल से डिके होता है, उससे हमें पोलोनियम मिल जाएगा। ठीक है, ये आप फिजिक्स में पढ़ लोगे ये वाली रिएक्शन जो है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव, ठीक है, प्रोडक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The important atomic and physical properties of group 16 along with electronic configuration are given in the table 7.6. अब ये टेबल नीचे जैसे हम देख लेंगे। Some of the atomic, physical and chemical properties and their trends are discussed below. चलिए हम लोग बातें कर लेते हैं ट्रेंड्स की, क्या क्या ट्रेंड्स हैं भाई। ठीक है, चलिए कुछ ऐसा नहीं है लिखने वाला इसमें, बस मैं एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, जिससे कोई भी लाइन छूटे ना, तो एक बार तो हम ऐसा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। ग्रुप 16 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2NP4। NS2NP4। N क्या है? N क्या है बेटा? N इज पीरियड नंबर, पीरियड का नंबर है। फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है कि सेकंड पीरियड का है कि थर्ड पीरियड का है कि फोर्थ पीरियड का है, उस पर डिपेंड करेगा N। ठीक है, बात समझे? जैसे ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है तो 2s2 2p4 हो जाएगा, है ना। सल्फर थर्ड पीरियड में है तो 3s2 3p4 हो जाएगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ग्रुप 16 का। तो याद रखने वाली बात है, ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? NS2NP4। ओके, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, चलिए। सो नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर एंड वी विल टॉक अबाउट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल्स में इंक्रीमेंट होता है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई भी इंक्रीज करते हैं। तो नीचे जब जाएंगे हम लोग तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से आयोनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई दोनों इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ओके, ये पॉइंट तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं। द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउएवर एक्सेप्शनली स्मॉल। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ऊपर पाया जाता है, उसका साइज जो है बहुत छोटा है, वो एक्सेप्शनली स्मॉल है। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई की बात की है, बहुत सिंपल सी बात की है। नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, सिंपल सी भाषा में बोला गया है। तो ऐसा सच कुछ पॉइंट नहीं है इसमें भी, ये हमने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ रखा है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल 11th क्लास में पढ़ा था। वापस से इसको एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि नीचे जाने पर जिस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है वो काफ़ी दूर हो जाता है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है? काफ़ी दूर हो जाती है। मैं यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ, आप देखो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, ये काफ़ी दूर हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाता है। तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है, it is due to increase in the size. However, the elements of the group have lower ionization enthalpy values compared to those of group 15. अगर हम ग्रुप 15 से कंपैरिजन करें इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो ग्रुप 15 और इसमें ग्रुप 16 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ग्रुप 15 जो होता है ना बेटा, वो स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, क्योंकि हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है वहाँ पर। P3, यू नो, NS2NP3 ग्रुप 15 का था ये। NS2NP3 ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। आई होप यू रिमेंबर दैट, है ना। वहाँ पर तो हाफ फील्ड p ऑर्बिटल की वजह से ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं ना वो काफ़ी स्टेबल हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने आसानी से रिमूव नहीं किए जा सकते। तो इसलिए ग्रुप 15 के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिमूव ना किए जाने की वजह से उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा सा ज़्यादा होता है ग्रुप 16 से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। चलिए, आई होप ये इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला भी पॉइंट आपको एकदम क्लियर होगा, कोई कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। हाँ देखिए, अगर लिखना आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं ना,
अभी के लिए तो मत लिखो, मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप अभी देखो। उसके बाद अगर आपको मान लो लिखना है तो आप इसी लेक्चर को वापस से देख के जल्दी जल्दी लिख भी सकते हो। अगर कुछ आपको लिखने वाला है तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप लिख भी लोगे। दूसरी बात ये है कि आप खुद से एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा और फिर से लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सारी चीज़ों को। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, क्योंकि ये जो ग्रुप 16 होता है उसमें नॉन मेटल्स भी हैं, ऑक्सीजन जैसे नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुद नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो एनर्जी चेंज आता है ड्यूरिंग एक्सेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेशन होता है तो उस समय जो भी एनर्जी चेंज आता है दैट वी विल कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि आपको पेरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ाया गया, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको। बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, छोटा होता है, काफ़ी एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, इट हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, ठीक है। ये आपको सब क्लास 11th में पढ़ाया गया था। देखिए छोटा होने की वजह से इसके पास लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जाके रिवाइज करना एक बार, ठीक है, सल्फर से। हाउएवर फ्रॉम सल्फर ऑनवर्ड द वैल्यू अगेन बिकम लेस नेगेटिव अप टू पोलोनियम। अभी एक टेबल होगी, टेबल में देख लेंगे, ठीक है। अभी नीचे करके नीचे जाके एक टेबल होगी जिसके अंदर वापस से हम एक बार रिवीजन करेंगे। चलिए आगे बढ़ देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं ये। उसके बाद टेबल जब आएगी ना तो टेबल में एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन भाई, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। वैल्यूज अमंग्स द एलिमेंट्स, ठीक है। तो भाई फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, इसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बात समझ गए। विद इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। मतलब नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। नीचे जाने पर, ये थोड़ा सा जूम इन कर दूं मैं, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी नीचे जाने पर। 50 बार इसलिए बोलता हूँ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चलो आगे आगे देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। मैंने पहले भी बोला नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने लगते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का एक रीज़न ये भी है, एक तो ये है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, क्योंकि मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करते, तो इसीलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। या ऐसे समझ लो, नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा ना। अरे मेटल यार इलेक्ट्रॉन देते हैं, सॉरी, मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और अपने आप को पॉजिटिव चार्ज बन जाने की, ठीक है। नॉन मेटल्स के पास क्या एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। शायद से मैं उल्टा बोल गया, शायद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो घटने लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। एक आपके लिए है एग्जाम्पल जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप यहाँ से इस एग्जाम्पल को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 16वें ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं जनरली शो लोअर वैल्यूज ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ ग्रुप 15। ये तो हमने अभी पढ़ा है, बिकॉज 15th एलिमेंट में, ग्रुप 15 के एलिमेंट में हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होता है, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल पाया जाता है और हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट। तो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि उनका जो पी ऑर्बिटल है ना वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहीं पर भी होगा तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। समझ में आई आपको बातें? चलिए तो भाई नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं अब।
और एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या कौन कैसा दिखता है, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। So now we are starting with some of the physical properties of group 16 elements are given in the table 7.6। अभी आने वाली है टेबल, आप इंतजार करिए टेबल आने का। टेबल आएगी तो वापस से हम लोग सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो some of the physical properties of group 16 elements are given the table 7.6 जो कि नीचे है। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स विच यू नो। ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स, क्योंकि ऊपर पाए जा रहे हैं। नीचे वाले तो मेटल्स होते हैं। बात समझ गए मेरी? ठीक है, चलो आगे। सेलेनियम एंड टेल्यूरियम मेटलॉइड्स होते हैं। सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटलॉइड्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये वाली ना, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है थोड़ी। मैं इसको अलग मार्क कर देता हूँ। लो तुम्हारे लिए, लो तुम्हारे लिए अलग मार्क कर दी मैंने। ये वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और कौन मेटलॉइड है। लो 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 लो, कैसे कैसे मार्क कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल होंगे, सेलेनियम टेल्यूरियम मेटलॉइड होंगे, और पोलोनियम मेटल है, ठीक है। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव है और शॉर्ट लिव्ड मेटल होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट भाई। शॉर्ट लिव्ड का मतलब है इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है। केमिकल काइनेटिक्स में हाफ लाइफ पढ़े हो ना, उसकी बात हो रही है। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ होता है और इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, 13.8 दिन में ही वो आधा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो पोलोनियम बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। कोई भी रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है, ठीक है। ऑल दीज एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रोपी। नाउ दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स क्या एग्जिबिट करते हैं बेटा? एलोट्रोपी। एलोट्रोपी, इनके एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। ये वाला लाइन ना एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक लाइन मैं वापस से लिख के बता रहा हूँ फिर से, जो कि दिमाग में चमका लो इस लाइन को। ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स शोज एलोट्रोपी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन सीधे एग्जाम में रखी जा सकती है आपके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज में ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स क्या शो करते हैं बेटा? एलोट्रोपी शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पर भैया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो याद रखना, एक थोड़ा जनरल रूल है, नीचे जाने पर जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बात समझे? द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन सल्फर मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। अभी हम लोग एक बात करेंगे कि ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब सल्फर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, कुछ ज़्यादा है, ऑक्सीजन का उससे काफ़ी कम है। वो एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। कैसे? कि भाई जो ऑक्सीजन होता है वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सल्फर जो होता है ना वो बेटा पॉली एटॉमिक है। वो ऑक्टा, 8 सल्फर एक साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, एसेट। बात समझे? एसेट करके ये एक मॉलिक्यूल बन रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या कि 8 सल्फर को अलग करना इज वेरी डिफिकल्ट। 2 ऑक्सीजन, 2 लोग आपस में कनेक्टेड हैं, इनको सेपरेट करना थोड़ा आसान है, लेकिन 8 लोगों की शक्ति को सेपरेट करना इज मोर डिफिकल्ट। तो इसीलिए सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ये भी लाइन एक इंपॉर्टेंट हो गई। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप बताइए ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्यों आता है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो आप क्या बताएंगे इसका आंसर? आप बताएंगे कि ऑक्सीजन, सर जी ऑक्सीजन एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है और सल्फर एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस वजह से ऐसा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अबे देख, तुम 10 लोग रहे हो, लाइक सिर्फ 7, मेरी नज़रें जाती रहती हैं। पैसे लग रहे हैं क्या लाइक के? कितनी बार बोलूं, तुम्हें समझ में तो आना नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ विल डिस्कस विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने ये वीडियो अनलिस्ट कर रखा है, अनलिस्ट कर रखा है। बताओ, मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे देख रहे हैं और इंस्टीड ऑफ दैट लाइक नहीं कर रहे हो तुम। खराब लग रही है क्या तुम्हें वीडियो?
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी देखो, अभी तो चलो अच्छा लिख लेना, ठीक है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं अब, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए भाई देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, इसको मैं मिटा दूं, ये पहले ये मिटा देता हूँ यहाँ से। चलिए, सो नाउ विल डिस्कस विद ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करें। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, लेकिन उसमें भी कुछ बातें कर रखी है इन्होंने। वो ये है कि जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। -2 की स्टेबिलिटी, लो -2 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है कहाँ पर? डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। इसी वजह से ऑक्सीजन तो -2 शो करता है, यू नो दैट ना। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है जनरली, है ना। और पोलोनियम हार्डली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पोलोनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हार्डली शो करता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इट शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2, ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ, एक सेकेंड देखो, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है ऑक्सीजन, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ OF2। ये बात याद रखना कितनी इंपॉर्टेंट है, वेयर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। भाई OF2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बहुत सारे लोग जानते हैं भाई -2 ही हमेशा होता है, नहीं, OF2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। बात समझ में आया? तो OF2 में याद रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीजन का +2 होगा, ठीक है। और फ्लोरीन का हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मैं आज ही बता दे रहा हूँ, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही -1 होगा, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो अदर एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के, जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, वो लोग +2, +4 और +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, समझ गए। बट +4 एंड +6 आर मोर कॉमन। भाई +4 और +6 ज़्यादा कॉमन होता है। ऑक्सीजन तो मोस्ट ऑफ द केसेस में -2 दिखाता है, -1 भी दिखाता है वो, ठीक है, +1 भी दिखाता है। अच्छा +1 कहाँ दिखाता है पता है तुम्हें? ऑक्सीजन +1 कहाँ दिखाता है पता है? इन O2F2, ऑक्सीजन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भाई O2F2 के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 भी होता है, +2 भी है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी है, -2 मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। और जो अदर ग्रुप्स हैं, अदर एलिमेंट्स हैं इसी ग्रुप के, उनका +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन +4 और +6 जो है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गई होंगी बातें। रटना है यार, ठीक है, समझने की कोशिश मत करना, यही समझ जाओ कि रटना है, बस समझना इतना ही है कि रटना है, मतलब ये लाइन समझनी है कि तुम्हें रटना है। बहकावे में मत आना किसी दूसरे टीचर के, मेरी बात अगर मानो तो रटना है, सिंपल सी बात है, 50 बार पढ़ लो याद हो जाएगा। सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम यूजुअली शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड विद ऑक्सीजन। देखिए अब क्या बोल रहा है कि सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम
ठीक है, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बात समझे? मतलब सल्फर की, सेलेनियम की और टेल्यूरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से कंपाउंड में? ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं उसमें होता है +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जब वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। बेटा सुन लो अब तुम, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहे हैं तो +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहे हैं तो फिर +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये लाइन याद कर लेना। द स्टेबिलिटी ऑफ +6 oxidation state decreases down the group. Now this line is also very important. भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट तो तुम्हें पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन कर दिया था कि s ऑर्बिटल वाले 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसको हम IP इफेक्ट बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। इस वाले लेक्चर में मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट तो नहीं समझाने वाला। अगर तुम्हें इनर्ट पेयर इफेक्ट देखना है तो शायद फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको जाके वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि नीचे जाने पर +6 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी होता है वो डिक्रीज करता है और स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज IP इफेक्ट और यू कैन से इट इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात समझ में आया? अब आगे, बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्राइमरली कोवेलेंट। भैया रट लेना ये वाली लाइन भी, ठीक है? समझाया तो जा सकता है, इसमें क्या है समझाना, फजान रूल है। फजान रूल से समझ जाओगे कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होता है। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और +6, इसलिए वो कंपाउंड्स क्या होंगे? कोवेलेंट होंगे। तो जो भी जहाँ पर भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या +6 होगा, ऐसे कंपाउंड्स बेटा प्राइमरली कोवेलेंट ही होते हैं। ये फजान का नियम है, फजान्स रूल। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसके अंदर। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। भैया ऑक्सीजन कुछ हटके अपने आप को रखता है। अपने ग्रुप में ना ऑक्सीजन एकदम हटके है, वो तो कहता है हम दूसरों से अलग हैं। अब दूसरों से अलग कैसे हैं वो देखो। द एनोमलस बिहेवियर of oxygen like other members of P block present in the second period is due to its small size। तो उसका साइज भी बहुत छोटा है, एक्सेप्शनली स्मॉल है। इस वजह से वो कहता है भैया हम थोड़े हटके हैं आप सबसे। किससे? सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इन सबसे बोलता है मैं तो एकदम हटके हूँ क्योंकि मेरा साइज है सबसे छोटा और मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा आप सब में। मैंने बोला सबसे ज़्यादा, लेकिन ग्रुप 16 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है और सबसे छोटा साइज ऑक्सीजन का होता है। इस वजह से वो एनिमलस बिहेवियर शो करता है। एनिमलस बिहेवियर मतलब वो अपने आप को हटके रखता है, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं बाकी सब एलिमेंट से ग्रुप 16 के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वन टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the presence of strong hydrogen bonding in H2O which is not found in H2S। भाई साहब देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ये। मैं कह रहा हूँ देखो ध्यान से भाई, सल्फर ने भी वैसे कंपाउंड बनाया हाइड्रोजन के साथ H2S और ऑक्सीजन ने भी H2O बनाया, लेकिन H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है परंतु H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसका मतलब ऑक्सीजन अभी क्या बोल रहा है सल्फर से, मैं भैया हटके हूँ, मेरे अंदर तो हाइड्रोजन, मेरे कंपाउंड के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लेकिन आप वाले कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? अब आगे थोड़ा बहुत और देख लो। द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन। भैया डी ऑर्बिटल तो होती ही नहीं ऑक्सीजन में, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है 2s2 2p4। समझ गए क्या? ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2s2 2p4। तो n बराबर 2 में मतलब सेकेंड पीरियड में d ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। d ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट, d ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट, तो d ऑर्बिटल्स नहीं पाए जाते। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन लिमिट इट्स कोवेलेंसी टू 4 एंड इन प्रैक्टिस रेयरली एक्सीड्स 2। देखो कितना इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ना 4 बॉन्ड बना सकता है ये बोल रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेयरली एक्सीड्स 2। आपने देखा होगा ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, देखा है ना। तो इसकी कोवेलेंसी क्या है 2, रेयरली एक्सीड करता है 2 से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकती है तो 4 हो सकती है। On the other hand, in case of other element of the group, the valency shell can be expanded and covalency exceeds 4। नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं और अपनी कोवेलेंसी को 4 से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है जहाँ पर ये बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से उसकी कोवेलेंसी 4 को एक्सीड नहीं करती, रेयरली एक्सीड करती है 2 को भी। ओके, सो नाउ अच्छा यार, हमने ये ना टेबल डिस्कस नहीं करी, अब ये टेबल ना हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा रिवाइज। ठीक है, ये वाली जो टेबल है ना, वी हैव नॉट डिस्कस दिस टेबल ना, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। यार तुमने ना लाइक नहीं किया सेशन को, तुम 8-10 लोग तो देखते हो, लेकिन 1-2 लोग थोड़ा ईगो दिखा जाते हो। चलिए, तो अब जाइए, काम धाम करिए अपना, हम भी चले। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.